आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। इंटरनेट से जो रियासती आँख मचोली चल रही है वो इस कौम को, कौमी एतमाद को और कौमी मुस्तक़बिल को आखिर लेके कहाँ जा रही है, इस पे तफ़सीलन आज बात होगी। मशरिक़ वस्ता भी थोड़ी देर के लिए चलेंगे। आपको गालिबन नहीं, डेफिनेटली याद होगा कि पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चों और असातिज़ा के क़त्ल-ए-आम के बाद जो 16 दिसंबर 2014 को हुआ था, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम की गई थी कि सिविल और फ़ौजी मुसल्लह इदारे दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ मशकूक अफराद को बिला वारंट 3 माह की एहतियाती हिरासत में रख के उनसे पूछगछ कर सकते हैं। तब हुकूमत ने इस तरमीम को गैर मामूली हालात में एक नागुज़ीर मजबूरी कह के उसका दिफा किया था और कौम ने कहा कि ठीक है, मजबूरी है तो इस तरह की तरमीम आप रख लें। लेकिन साथ ही साथ इस तरमीम में ये शिक भी शामिल कर दी गई थी कि ये तरमीम 2 बरस बाद ख़ुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगी, यानी सनसेट क्लॉज़ के तहत ये गैर मौसर होगी। चुनाचे 2016 में सिविल और फ़ौजी इदारों का ये इख्तियार नज़रबंदी ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गया। पिछले माह इस मुर्दा तरमीम को अचानक 10 बरस बाद ज़िंदा करने की संजीदगी से कोशिश हुई है और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बहुत खामोशी से ये तरमीमी बिल दोबारा कौमी असम्बली में उस वक्त पेश किया जब इजलास इख्तितामी मराहिल में था और ऐवान में बहुत कम अरकान मौजूद थे। वज़ीर क़ानून ने इस बिल के अहम नुकात भी बताने से गुरेज किया। हालांकि ये वो बिल है जो अब कानून अगर बन जाए तो इससे लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां मुतासिर हो सकती हैं। अब यह बिल मुतल्लिक़ा कायमा कमेटी को भेज दिया गया है। मज़कूरा तरमीम भी गालिबन कह ये रहे हैं कि 2 बरस के लिए होगी, यानी हो सकता है कि उसमें भी सनसेट क्लॉज़ रखी जाए, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। इस बिल का ख़ुलासा ये है कि मुसल्लह अफवाज या मुसल्लह सिविल इदारे किसी भी ऐसे शख्स को 3 महीने तक अपनी तहवील में रख सकते हैं जो पाकिस्तान की सलामती, दिफा या अमन आमा के लिए ख़तरा समझा जाए। अमन आमा से मुराद है टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ता खोरी, सप्लाई एंड सर्विसेज यानी रसद और ख़िदमात मुतासिर के निज़ाम को ख़तरे में डालना या उसकी मनसूबाबंदी करना या इन जराइम में बराह रास्त मुलव्विस होने वाला शख्स, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में मुस्तनद इत्तलात हों या इस बारे में गहरा शुबा हो कि वो ऐसे किसी वारदात में मुलव्विस हो सकता है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। अगर इदारों को इस शख्स की नज़रबंदी में तौसी मकसूद हो तो फिर आइन के आर्टिकल 10 के तहत इस दरख्वास्त का जायज़ा लिया जा सकता है। जिन मुलज़िमों या मशकूक अफराद को 3 माह की एहतियाती नज़रबंदी में रखा जाएगा, उनसे मुतल्लिक़ा इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका JIT तफ्तीश कर सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के नाम एक खुले ख़त में कहा है कि अगर ये तरमीम मंजूर होती है तो मुसल्लह अफवाज जिनमें बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फोर्सेस शामिल हैं और सिविलियन मुसल्लह इदारे जिनमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी, फ्रंटियर फोर्स, कोस्ट गार्ड, रेंजर्स और पुलिस आते हैं, इन सब को इख्तियार मिल जाएगा कि वो मुलज़िमों या मशकूक अफराद को 3 माह की एहतियाती हिरासत में बग़ैर किसी पूछगछ या वारंट के रख सकते हैं। एमनेस्टी का कहना है कि कानून का निफाज सिविल इदारों का काम है। मुसल्लह अफवाज सिविल इदारों की आर्जी तौर पे तो मदद कर सकती है, लेकिन मुस्तकिल नहीं की जा सकती। इस बात की क्या ज़मानत है कि मुसल्लह अफवाज के जिन अहलकारों को सिविल ज़िम्मेदारियों में शामिल किया जाए वो इसके लिए मुनासिब तौर पे तरबियत याफ्ता हों और बुनियादी हुकूक़ से मुताल्लिक़ क़वानीन से भी आगही रखते हों।
इस बारे में मुजवज़ा बिल में कोई तहफ़्फ़ुज़ात या सेफ़ गार्ड्स शामिल नहीं किए गए हैं। एमनेस्टी का कहना है कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक़ काउंसिल है उसमें इन इत्तलात पर तशवीश ज़ाहिर की गई है कि दहशत गर्दी की रोकथाम और अमन व अमान कायम रखने से मुताल्लिक़ जो क़वानीन इस वक्त पाकिस्तान में नाफिज हैं उन्हें नस्ली और मजहबी ग्रोहों, सहाफ़ियों, सियासी मुखालिफिन और कारकुनों के ख़िलाफ़ भी बकसरत इस्तेमाल किया जा रहा है। एमनेस्टी ने कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून में मुजवज़ा तरमीम से पहले सिविल सोसाइटी से भी इस बिल के मंदरजात शेयर किए जाएँ ताकि ऐसा मुतवाज़िन कानून बन सके जिसका गैर ज़िम्मेदाराना और गैर मुनसिफ़ाना इस्तेमाल ना हो। तो वसर साहब, ये एमनेस्टी का बयान आने से थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हुई है, स्पॉटलाइट आई है, वरना आप देख लें कि पूरा साल तवातुर से जो कवानीन पास होते गए हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हमारे अस्करी इदारों की जो कंसर्न्स हैं वो ज़्यादातर उसको एड्रेस करने के लिए हैं। हम बात कर लें अपनी ये 26वीं आईनी तरमीम की, जो टारगेट जुडिशरी थी कि उसको हमें टेम करना है, जजेस की अपॉइंटमेंट को, प्रमोशन को। हम देख लें कि हमारे यहाँ सर्विसेज चीफ़ का जो टेन्योर है वो जिस तरह से एक हल्ले से जो है वो कहाँ से कहाँ उसको पहुँचा दिया गया। आपके कैपिटल में जो ये लगा दिया गया है कि जी कि आप 144 के तहत आप कोई असेंबली कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कैपिटल की हुदूद में आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप कोई भी असेंबली कर सकें। आप इसी तरह पंजाब में डेफेमेशन लॉ आ गया कि जी आप अहम जो शख्सियात हैं सरकारी उनके ख़िलाफ़ आप बात करेंगे तो करोड़ों के आपके ऊपर फ़ाइन लगेंगे। आपकी सोच क्या है? तसलसल से हमने देखा है, वफाक ने भी अभी कहा है कि जी ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जिसने भी हतक इज़्ज़त की या जो कौमी इदारे हैं उन पे बेजा कीचड़ उछाला या प्रोपेगेंडा किया तो उन पे मुकदमा चलाए जाएंगे और 3 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। तो नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो लेजिस्लेशन हो रही है वो पार्लियामेंट से हो रही है, वो जमातें कर रही हैं जो कहती थी कि सिविलियन स्पेस हमें ज़्यादा गेन करनी है ताकि कोई बैलेंस आए, ताकि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये एक तरफ बहुत ना चला जाए, थोड़ा सा इसमें कोई बैलेंस हो। तो जो भी कुछ हो रहा है वो कानून के तहत, आइन के तहत हो रहा है। और ये एमनेस्टी की जो कंसर्न है, अब आप देखें ये जो जिस तरह से जिस तरह से बिल्कुल लास्ट डे पे यूँ बस वो डाल दिया गया कि जी के ये भी हमें पास करना है, ये सारा शो करता है कि गवर्नमेंट की नीयत क्या है, वो क्या करना चाहती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में इस पर कोई डिस्कशन ख़ास आपको नज़र नहीं आएगी। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये कानून किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। डिस्कशन जो है ना, मेरा ख्याल है डिस्कशन हो रही है, शायद इस स्पेसिफिक कानून पे नहीं हो रही हो, लेकिन देखिए अब जो कदगने हैं वो तो अब आप ग्राउंड लेवल पर, वो तो ऑब्वियस ठोस शक्ल में सामने आ रही हैं, उन पर हो रही है। अब जाहिर है उनकी डिटेल्स पर नहीं हो रही, क्योंकि जैसे मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे ना यार, हम इतने कवानीन पास कर दिए आपने इतनी तेजी से कि हम उनको 1 बाय 1 नहीं देख सकते। ये आपकी नज़र में कैसे आई? आई डाउट कि किसी एमएनए ने ये पढ़ा भी होगा। मुश्किल है जितने वहाँ पे मौजूद थे। इनफैक्ट सिविलियन स्पेस की आपने बात की तो सिविलियन स्पेस मेरा ख्याल है कि पीएम ऑफिस ही है अब, ठीक है ना, वो चला रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में अगर हम माजी को देखें तो लातादाद कवानीन है हमारे पास। कवानीन का बल्कि भरमार है, अब तो भरमार हो गई है, राइट। अब तो और भी मजीद, क्योंकि हम कहते हैं कि जी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है कानून ले आते हैं, इतने ज्यादा हैं कि आपको 5 साल जेल में रखेंगे, 10 लाख आप खुश करेंगे, अब आप खुश हो, जो कुछ हो रहा है कानूनी तरीके से हो रहा है। इतने कवानीन है कि आप जब चाहें किसी को भी किसी भी चीज में फंसा सकते हैं। नहीं, एक फंसा सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, पता नहीं किसी अफ्रीकी मुल्क में या लैटिन अमेरिकन मुल्क में शायद ये कानून हो या ना हो, आई एम नॉट श्योर, कि मैं जेल में बंद हूँ लेकिन मुझे जेल में एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। ओह हाँ, दैट्स अ गुड वन। क्या कहने, हाँ, एक में अगर बेल होती है, दूसरे में आप मैं जेल में बंद हूँ। हाँ, यार एक सेकंड सलाखों से अपनी वो हाथ बाहर निकालना, यार तुझे गिरफ्तार करना है, हैंडकफ कर दिया। अच्छा देखें, और ये जो गिरफ्तारी की बात है ना, हम तो बात करते हैं ना कि यार देखें अदालत चले, अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो पूरी प्रोसेस है वो खुद एक सज़ा है।
आपको सजा मिलने से पहले यहाँ पे सजा है ना। देखो जैसे कि आपकी अभी फ्रंट पॉकेट में मैं हाथ डालूं, वहां से 4 ग्राम कोकेन के मैं निकाल दूं, हो सकता है वो पहले से मेरे हाथ में हो, मैंने डालनी है, लेकिन पकड़े तो आप गए। अच्छा, फिर मैं कहूंगा कि यार देखें ये बड़ा एक खतरनाक पाब्लो एस्कोबार किस्म का बंदा है, इसकी मुझे कम से कम 2 हफ्ते की जिस्मानी रिमांड तो चाहिए, नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन निकालूं। यार अभी मतीउल्लाह की उन्होंने 30 दिन की मांगी, वही तो मैं, ओके चलिए 30 दिन की राइट। अच्छा मिल गई आपको, चलो हफ्ते की 2 हफ्ते की, वो आपके 2 हफ्ते गए, जिस तरह गुजरेंगे वो आपको पता है, ठीक है। फिर आपकी तारीख लगेगी, तारीख में अच्छा सर वो आयो नहीं आया, अच्छा सर वो अभी वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस, एडवोकेट जनरल ऑफिस से कोई बंदा नहीं आया, आज जज साहब का पेट खराब है, पेशी पे पेशी। तो पॉइंट इज कि इससे पहले कि आपकी पहली सुनवाई हो अदालत में, पनिशमेंट आपकी शुरू है सर, पनिशमेंट आपकी जारी है। और अब आपके पास जो एक पूरी एक कह सकते हैं ना कलेक्शन ऑफ वेपन्स हैं आपके पास, हाँ, कि यार इसको मैं किस चीज़ से मारूं, चलो ये उठा के मार देते हैं। और फिर जब आप अंदर है एक चीज़ पे, फिर आपके ऊपर पीका भी लग जाएगा, आपके ऊपर ये भी लग जाएगा, फिर पता लगेगा कि यार इस बंदे ने भैंस भी चोरी की थी। तो ये इतने मुकदमात की आपको याद भी नहीं रहेगा कि कितने हैं। नहीं तो हमें नहीं याद। और पूरे पाकिस्तान में आने शुरू हो जाते हैं जब भरमार शुरू होती है। तो नहीं, इस बात से इनकार नहीं है कि हमारे 2 सूबों में इस वक्त एक मैसिव इंसर्जेंसी चल रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ये इस तरह के कवानीन ये उस मामले से डील करने के लिए हैं या ये जो पॉलिटिकल मामला हैं उनसे डील करने के लिए। ना देखिए जो टूल होता है इज डिफाइंड बाय हाउ यू यूज इट, ठीक है। आप आग लगाएं, उसके लिए देखो वीपीएन से आप गंदी फिल्म भी देख सकते हैं, और वीपीएन से जो है आप कोई काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ, अभी वही है ना, देखिए आपने आग लगाई, ठीक है, आप उसी आग से आप अपना खाना भी पका सकते हैं, अपने हाथ भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं इनके घर को भी जला सकता हूँ या इनको भी मैं जला सकता हूँ। आग को बैन कर दे। नहीं यहाँ पर अभी मुख्तलिफ किस्म की आगे हैं आपके पास, और इनमें से कोई एक भी नहीं है जिससे आप अपना खाना पका सकते हैं और या हाथ सेक सकते हैं, ये सब घर जलाने वाली आगे हैं। तो अब जैसे एमनेस्टी ने ये कहा है कि जी कि ये वापस लें, ठीक है ना, क्योंकि आप जब आते हैं ह्यूमन राइट्स के इजलासों में आते हैं आपके वजीर और हमें कन्विंस करते हैं कि नहीं इसमें सेफ्टी नेट्स हैं, ये अब्यूज़ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, वहाँ पे तो जाके बहुत तावीलें पेश करते हैं। और ये जो आखिरी चंद इजलास हुए हैं उसमें ठीक ठाक क्लास ली गई है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की, इससे हमें खुशी नहीं होती। ये जो यूएन के जो ह्यूमन राइट्स के जो इजलास होते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है। लेकिन पता है एक और चीज़, लेकिन इसका कोई असर होगा? मेरा सवाल ये था, देखिए कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक चीज़ को हाईलाइट किया है, उसका कोई असर नहीं होगा। और देखिए एक तरह से अब मेरा ख्याल है असर हो भी नहीं सकता, बिकॉज सिंपल देखो जब ये एमनेस्टी मकबूजा कश्मीर के बारे में बात करती है तो फॉरेन ऑफिस कहता है देखा, और हमारे बारे में जब बात करती है तो जाहिर है कि मगरबी एजेंट है और हम खामोशी इख्तियार और मुकम्मल। लेकिन देखिए एक मतलब आप शायद डिसएग्री करें, और ये मैं ये कहते हुए कोई ज़्यादा खुशी नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स का जो ज़माना है ना वो कब का ख़त्म हो गया। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, राइट। दैट गेम इज़ ओवर, दैट शिप हैज सेल्ड एंड संक। तो अब सिर्फ यही हो सकता है कि जी वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान आ गया है, HRCP ने इसका नोटिस लिया है, ये हुआ है, ट्वीट कर दिया है, किसी ने ट्वीट कर दिया है, इसके आगे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रार एट द एंड ऑफ द डे ये है तो हमारी अपनी लड़ाई है ना। नहीं वो है, और जब हम अगर हम थक गए, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, नौजवानों को आगे आना चाहिए, लेकिन हमेशा पीसफुल तरीके। यार कल कोई फन्ने खान आएगा और अता तारड़ को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार करेगा, इस तरमीम के तहत। वेल हमेशा हमने ये देखा है, आजम नज़ीर तारड़ को भी डाल, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जब मैं आपके लिए फांसी का फंदा तैयार करता हूँ, मतलब नाप तो मेरे अपने गले का ही होता है, ठीक है ना। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, हमने नैब के साथ भी देखा है, हमने पीका के साथ भी देखा है। तो वही अगले रोज़ भी कोई ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा सर गेम वही है, सिर्फ अब थोड़ी सी तेज़ी से हो रही है और ऐसे ही चलता रहेगा। हीरोज विलन बन जाते हैं, विलन हीरो बन जाते हैं, और वो लेकिन स्क्रिप्ट वही रहता है, ड्रामा वही चलता रहता है। अभी थोड़ी सी टाइम्स 2 की स्पीड पे चल रहा है, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहा है, लेकिन गेम वही है। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो जिस तरह अभी कह रहे थे, हम पीका की बात कर रहे थे और IT सेक्टर की बात कर रहे हैं, थोड़ा बात करेंगे पाशा से, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उनके चेयरमैन से पूछेंगे कि मुल्क में बेहतरी आ रही है या तबाही आ रही है। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद।
अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क में नौजवानों को, एंटरप्रेन्योर्स को, ख़वातीन को जो इंटरनेट के ज़रिए अपना रोज़गार कमाते हैं, काम करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जो तशवीश है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इस साल इंटरनेट का जो बार बार उसमें खलल पड़ना, उसकी बंदिश, प्लेटफॉर्म्स का काम ना करना, वो है। इस पर हम बारहा बात करते रहे हैं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन यानी कि पाशा जिसे हम कहते हैं, उसके चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब। हमने बारहा इस मौजू पे बात की है। सज्जाद साहब, हम ये जानते हैं कि इंटरनेट में खलल या इसे बंद करने से आईटी सेक्टर को नुकसान होता है। आपका मैं एक बयान देख रहा था, उसमें आपने कहा है, जो आज डॉन में ही छपा है, आपने कहा कि 1 घंटा जब इंटरनेट बंद होता है तो उससे कोई $9 लाख का नुकसान होता है। इसी तरह आपसे मंसूब बयान है कि मौजूदा हालात में कोई 99% आईटी कंपनियों का काम मुतासर हुआ है। अब आपकी जो एसोसिएशन है उसके कोई 1600 से ज़ायद मेंबर हैं और आप कह रहे हैं कि तकरीबन सारे ही उससे मुतासर हुए हैं। और साथ ही ये कि जो VPN पर बंदिश की जो बात सामने आई, उससे कई आईटी कंपनियां ऐसी हैं जो अपना काम बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर कर रही हैं या कर चुकी हैं। तो ये तो आपका बयान है जो आज डॉन अखबार में शाया हुआ, जिसकी वजह से हमने आपको मदऊ किया। मैं पहले ही छूटते आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि कल आपका एक बयान आया था जियो वेबसाइट पे, और उसमें आपने कहा कि जी इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, हाँ थोड़ा बहुत काम मुतासर हुआ होगा, लेकिन हमारा काम जो है, हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो अब ये कौन सा बयान सही है आपका? आई थिंक इन बोथ केसेस द रिपोर्टर सॉर्ट ऑफ डिड नॉट कंप्लीटली रिपोर्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, और वो थोड़ा मेरा ख्याल है टाइमिंग को मिक्स कर गए। मैंने उनसे ये कहा था कि जो आज का बयान है रिगार्डिंग कि कंपनी सोच रही है जाने का, वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि 30 नवंबर की जब डेडलाइन आई थी VPNs की, तो उस वक्त देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, और उस वक्त अ लॉट ऑफ कंपनीज वर थिंकिंग, वर स्टार्टिंग, उन्होंने कंटिजेंसी प्लानिंग शुरू कर ली थी कि अगर 30 को VPNs बंद कर दिए तो व्हाट विल दे डू ऑन द 1st, एंड दे हैड मेड कंटिजेंसी प्लान्स टू मूव। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री, हम लोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि 30 के बाद क्या होगा और फिर हम प्लानिंग शुरू करें, पहले ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं, बिकॉज हम लोग कस्टमर्स की स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे होते हैं। और इसीलिए हमने रिक्वेस्ट भी किया है गवर्नमेंट को कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दें कि जी इस पे हमारे अगले 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से होगा और इस तरीके से मैनेज होगा। एड हॉकिज्म नहीं होनी चाहिए डिसीजन में। अच्छा, मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा है नवंबर 19 का, जिसमें आपने वार्न किया कि अगर ये जो फायर वॉल, एक तो आपने उसकी मजम्मत की और आपने कहा कि इससे जो है हमारा पूरा आईटी का काम मुतासर होगा, हमारा बहुत सारा लॉस होगा। लेकिन फिर ये जो आपका जो कल का बयान है, इसमें आपने कहा कि नहीं, कोई एक भी कंपनी अभी मुल्क छोड़ के नहीं गई है और इसका वो इम्पैक्ट नहीं है जो हम समझ रहे थे। तो मैं फिर आपसे थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या है। जी बिल्कुल। फायरवॉल का जब इन्होंने कहा, शुरू में जब ऐलान हुआ था तो उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होगा, और अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि फायरवॉल अगर लग भी गई है तो कितनी को एक्टिवेट हो गई है एज फार एज फिक्स्ड, और उसकी एक्सटेंट क्या है। अभी तक आई स्टैंड बाय दिस जी, हमें पाशा की किसी कंपनी ने, किसी मेंबर कंपनी ने पाशा की अभी ये रिपोर्ट नहीं किया कि दे आर लीविंग द कंट्री, नॉट वन। आई स्टैंड बाय दैट कंप्लीटली। हैविंग सेड दैट मैं ये भी कहूंगा कि सब लोगों ने कंटिजेंसी प्लानिंग, सब मेजर कंपनीज ने कर ली है, सब मेजर कंपनीज ने कंटिजेंसी प्लानिंग कर रही, कईयों ने कर ली है, कुछ कर रहे हैं कि गॉड फॉरबिड ऐसा कोई एक्शन हो तो वो क्या करेंगे, वो अपने सपोर्ट सेंटर्स पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। और इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है जी, हमारे लिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, इस पे हमें भी भरोसा होना चाहिए और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे कस्टमर्स को भी भरोसा होना चाहिए। हमें ये सवाल आना शुरू हो गए हैं कस्टमर से कि आप ये बताइए कि क्या जो हम आपको फर्दर ऑर्डर दे रहे हैं, फर्दर प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, क्या आप 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आप लोगों का ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि आप इफेक्टिवली टाइम पे डिलीवर कर सकें?
ये सवाल हमें आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं, मैं आपको सच बता दूं, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ ये फ्यूचर के बारे में कंसर्न्स हैं, बल्कि ऑलरेडी उनका काम बंद होना शुरू हो गया है। हमने वो लेटर्स देखे हैं जो बाहर से फ्रीलांसर्स को, छोटी फर्म्स को मौसूल हो रहे हैं कि भाई ये आपके यहाँ तो कोई एतबार नहीं है, क्योंकि ये सारा काम होता है ट्रस्ट पे, रिलायबिलिटी पे, रेपुटेशन पे। आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हम पे, तो हमारा ग्लोबल ऑपरेशन मुतासर हो रहा है, तो मेहरबानी करके आप भी रहने दें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तक इम्पैक्ट क्या आया है, क्योंकि आप कई महीनों से वार्न करते आ रहे हैं कि तबाही आएगी, लेकिन हमारी आईटी मिनिस्टर कहती हैं कि कोई तबाही नहीं आई, हमारी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारे तो मुनाफे ऊपर गए हैं। तो कौन सही है इस वक्त? जी देखिए, एक चीज जो हमें बहुत क्लियर है कि आईटी का एक्सपोर्ट का जो सेल्स साइकिल होता है ना जी, वो 3 से 6 महीने तक होता है। आज जो हम ऑर्डर बुक करेंगे उसका रेवेन्यू हमें 3 से 6 माह के बाद मिलेगा। वो प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो डिलीवर होंगे। हम इस वक्त तकरीबन जब से ये वीपीएन वाला इश्यू शुरू हुआ है या बैंडविड्थ के चैलेंजेस शुरू हुए हैं, हम लोगों ने अबाउट 30% डिक्लाइन देखा है इन न्यू ऑर्डर टेकिंग। और इसमें 2 वजूहत हैं, कुछ कस्टमर्स ने भी हाथ खींचा है और कुछ हमारी कंपनीज को भी चैलेंज आ रहे हैं नए ऑर्डर लेने में, क्योंकि हमें चैलेंज ये होता है कि अगर हम डिलीवर ना कर पाए तो ना सिर्फ रेवेन्यू लॉस होता है, पेनल्टीज भी लगती हैं। जैसे हमारे एक कॉल सेंटर के मेंबर हैं, जब 2 घंटे के लिए वीपीएन्स बंद हुए बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस, तो उनको $2 मिलियन की पेनल्टी पड़ी। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो ये नहीं कहते खाली कि जी आपने ये काम नहीं किया तो हम आपको उसके पैसे नहीं देंगे, वो पेनल्टी भी लगाते हैं। सो दोज पेनल्टीज आर वेरी हैवी। तो हमारी कंपनीज जो पाकिस्तान से जिन डिलीवरी सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनके भी अलग चैलेंजेस हैं। वो खुद भी नहीं लेते ऑर्डर कि यार कल पेनल्टी कैसे देंगे हम। अच्छा, सो ये हमने शुरू में अबाउट 30% डिक्लाइन किया है, एंड दैट 30% डिक्लाइन ट्रांसलेट्स टू $1 बिलियन सर। $1 बिलियन 30% डिक्लाइन। जी सर, इस वक्त हमारी $3.2 बिलियन एक्सपोर्ट है। अगर हमने ये 30% का टाइम फ्रेम ना बढ़ाया, जाहिर है अभी तो हफ्ता 10 दिन है, तो इट डजंट ट्रांसलेट, बट इफ इट कंटिन्यूज, इफ दिस अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज, इट कैन ट्रांसलेट टू $1 बिलियन। सो हमने अनसर्टेनिटी रिमूव। इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, टू बी फेयर, हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली इंप्रूव हो रहा है, बट वी हैव टू रिमूव द अनसर्टेनिटी अराउंड द पॉलिसी। अच्छा, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि यार ये एक, देखिए जिन ममालिक से हम compete कर रहे हैं ना, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिलीपींस हो गया, आयरलैंड हो गया, और हम सर्विसेज दे रहे हैं अमेरिका में, ईयू में, यूरोप में, इंग्लैंड में, सिंगापुर वगैरह में, वहां पे ये इंटरनेट की बंदिशें और ये चीजें कंसिडर ही नहीं होती, उनके विजन में ही नहीं है, वो समझ ही नहीं आती उन्हें कि ये भी हो सकता है किसी मुल्क में। अच्छा सजाद साहब, सॉरी, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। आई कांट गेट माय हेड राउंड इट, क्योंकि पूरा साल हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये इंप्रूव हो रहा है? मुराद क्या है आपकी? हाँ, व्हाट डू यू मीन? हमें ये कहा गया है या हमें बताया गया कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंटरवेंशन हो रही है कि वो इंप्रूव कर रहे हैं हम। अब वो क्या इंटरवेंशन हो रही है और क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, आई एम नॉट प्रिवी टू दोस। नहीं, तो हाँ, ये मतलब उनके कहे पे चल रहा है ना, उनको कहा जो एश्योरेंस। अच्छा सजाद साहब, अब एक तो आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा, आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम ना, कि मुराद ये होगी कि फायरवॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और बाकी चीजें। देखें, जब वो ये वही बयान है जैसे हुकूमत से आता है ना कि मुल्क तरक्की कर रहा है, ये नहीं पता कि कहाँ तरक्की कर रहा है, कहाँ किसको फ़ायदा मिल रहा है, ये कहने वाली बात है। सजाद साहब, अब जैसे आपने खत दुरुस्त फरमाया कि सर्टेनिटी चाहिए होती है ना, सर्टेनिटी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बताया जा रहा है कि एक वक्फा लेना है, वक्फा लेते हैं, उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाशा के साथ, चेयरमैन सजाद मुस्तफ़ा सैयद साहब। सजाद साहब, एक तो आपने दुरुस्त फरमाया कि अनसर्टेनिटी जानलेवा होती है, सिर्फ आपकी इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जब आपको नहीं पता आप कि अगले 6 महीने या अगले साल में क्या सिनेरियो होगा, तो प्लानिंग नामुमकिन हो जाती है। और यहाँ पर टू बी फेयर, हमें अक्सर नहीं पता होता कि अगले 6 घंटों में क्या होने वाला है। तो एक ये सोच होती है कि यार देखिए, अगर सही, अगर कोई क्लाइंट मतलब रूट के चली भी गए तो कोई बात नहीं, वो वापस भी आ जाएंगे। तो एक दफ़ा जब क्लाइंट किसी और वेंडर की तरफ शिफ्ट करता है तो उसको वापस लाना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है?
सर हमारी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, बिकॉज इट्स नॉलेज इकोनॉमी। तो हमें कस्टमर्स का ना काफ़ी हमारे बंदे भी ट्रेन होते हैं, इंट्यून होते हैं, तो उस वक्त तक कस्टमर्स शिफ्ट नहीं करते जब तक उन्हें पता चले कि क्रिटिकल डिलीवरी रिस्क है। और वो इसी किस्म का होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, या मैन पावर का होता है। तो दोबारा क्लाइंट अगर एक दफ़ा चले जाएं तो उनको वापस विन बैक करना बहुत मुश्किल होता है, और विन बैक उसी वक्त होता है जब दूसरे मुल्क में ऐसा कोई डिलीवरी रिस्क आ जाए। हाँ, So और we ये will have मुश्किल है। to wait till some other country does something similar, अच्छा, and then that तो मतलब कि हम किसी और मुल्क के केबल काट दें तो फिर कोई चांस देखो, बन सकता है। एक क्लाइंट का या 10 क्लाइंट का जाना इतना बड़ा इशू नहीं है। वो जब एक क्लाइंट जाता है हाँ, तो वो 10 और को कहता है यार इनके पास मत जाना, तो आपके 10 पोटेंशियल क्लाइंट जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। Absolutely. जी जी। So उसमें जो हमारा जो आप कहते हैं जो सप्लीमेंट्री लॉसेस होते हैं जी, वो ज्यादा होते हैं जो, और वो बिजनेस लॉस हम क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। एक तो हुआ ना जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू आया, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज होते हैं वो तो it's very difficult to quantify that. There's no number that can और अगर आपको ये नहीं पता कि आने वाले क्या होने वाला है तो फिर आप हायरिंग भी नहीं करोगे। यू सी, तो ये सारी चीजें आती है ना इसके अंदर। तो सजाद साहब उसकी तरफ आते हैं, मैं सॉल्यूशंस की तरफ थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ सजाद साहब कि चूंकि आप नेशनली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आईटी सेक्टर को, जाहिर है कि आप बहुत क्लोजली काम करते हैं पीटीए के साथ, आईटी मिनिस्टर के साथ, और इस पूरे साल जो कुछ हमने देखा है अपने इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, आपकी जब जब इनसे मुलाकात होती है, आप अपने मेंबर्स की फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं, तो आपका सेंस क्या है कि ये जो आईटी मिनिस्टर हैं या पीटीए वाले हैं, इनको खुद पता होता है कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? क्या हो रहा होता है का तो शायद पता होता है। एंड लेट मी सर एक्नॉलेज वन थिंग हियर कि दीज गाइज आर, पीटीए और मिनिस्टर ऑफ आईटी भी टैक्टिकली बहुत सपोर्टिव हैं। हमने जब भी इनके पास कोई इशू लेके गए तो इन्होंने दिन या रात दे गिव अस अ पेशेंट हियरिंग, दे डू ट्राई टू रिजॉल्व। पर प्रॉब्लम टैक्टिकली नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरी इंटरनेट चल रही है और कोई ठीक कर दे, और वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमने पीटीए को कहा, उन्होंने एक सेल बना दिया, पर प्रॉब्लम हमारा मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर का है और अनसर्टेनिटी का है। सो मेरा इंटरनेट बंद हो गया या किसी एरिया में इंटरनेट बंद हो गया, हमने उन्हें रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद किसी और का बंद हो गया। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, या जो लैक ऑफ रिलायबिलिटी है, हमने वो हैंडल करनी है। मतलब वो ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, फायर फाइटिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं दे सकते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कितना अरसा चलेगा। एब्सोल्युटली कि ये स्लो होगा, नहीं होगा। जैसे अभी आपके साथ इंटरव्यू करते वक्त मैंने 2 दफा अपना नेट बदला है जी। देख लो लाइव एग्जाम, और बात बिल्कुल सही है। मुझे मतलब जी, so these are the kind of things that we need to, और ये बड़ा मतलब हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, बट ये जो लैक ऑफ रिलायबिलिटी है, आई थिंक हमें इसमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए। और हमारी एक और रिक्वेस्ट है aside the national security in terms of management of infrastructure, कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर्स जो भी हैं उसमें इंडस्ट्री की से जरूर हो, ताकि एक दफा हम मैनेज करते वक्त इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ आवर इंटरवेंशंस भी चेक करें। बिल्कुल हम लोग इस वक्त जी वी आर ऑन ट्रैक टू बिकम, इफ वी हैव अ स्टेबल इंटरनेट एंड फ्यू अदर थिंग्स, वी आर ऑन ट्रैक इन 5 years to become a $15 billion industry, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आउट ऑफ पाकिस्तान, सेकंड ओनली टू टेक्सटाइल्स। वाह। और हम लोग ट्रेड सरप्लस इंडस्ट्री है, हमारा 77% सरप्लस है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल ना कुछ इंपोर्ट करते हैं, ना कोई हमारे रॉ मटेरियल है, ना हम कुछ भी नहीं करते ना, हम तो यूथ को यूज करते हैं। तो हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट इज लाइक लाइफलाइन फॉर अस। इसकी इंटरवेंशन में एटलीस्ट हमसे पूछ लें, हमारा इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमसे पूछ लें कि इसमें क्या इंटरवेंशन करें, ताकि हम आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट बता सकें। और मे बी हम कोई बेहतर तरीका, हमने 2-3 बेहतर तरीके सजेस्ट किए हैं जहां पे नेशनल सिक्योरिटी एड्रेस हो जाते हैं, कंसर्न्स भी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जीरो होता है। अच्छा सजाद साहब, आपने भी तो एक प्रपोजल दिया है ना, क्योंकि देखिए हम कंप्लेन तो कर सकते हैं यार ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो आपने भी एक प्रपोजल दिया है हुकूमत को। हम जानते हैं कि हुकूमत और रियासत के अपने कंसर्न्स हैं, वही जो स्ट्रेटेजिक वाले हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोई दरमियान का रास्ता आपने भी शायद प्रपोज किया है, तो वो क्या है? जी, दरमियान का रास्ता ऐसा नहीं है, बिल्कुल बड़ा अच्छा रास्ता है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी सारी दुनिया के इश्यूज हैं, इट्स नॉट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू। अमेरिका की भी नेशनल सिक्योरिटी है, सारी दुनिया की, इंडिया में भी यही कंसर्न्स है। सो हमने कहा है कि देयर आर 2 ग्लोबल पाथ्स ऑफ फॉलोइंग दिस जी,
एक पाथ है नॉर्थ कोरिया का, ईरान का, तुर्कमेनिस्तान का, और एक पाथ है जो अमेरिका, यूएस, इंडिया, फिलीपींस वगैरह ने यूज किया। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन मुल्कों के साथ हम ट्रेड करते हैं, जिसमें ईयू है, यूएस है, या जिन मुल्कों से हम compete करते हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, वियतनाम है, आयरलैंड है, हमारे वो वाली मेथोडोलॉजी फॉलो करें। बड़ा सिंपल तरीका है वो ये है कि बजाय इसके कि आप व्हाइट लिस्ट करें और लोगों को कहें कि ये 5 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट, आप इसका रिवर्स कर दें। आप एक वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेस करें, वो पाकिस्तान में अपने बिजनेस सेटअप करें, और आप उनसे मॉनिटर कराएं या उनसे अपनी गाइडलाइन करें। हर इंडिविजुअल यूजर से को आप रजिस्टर ना करें। गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइसेंस टू 10, 20, 50, 100, however many you want, and then have them जो भी आपने आपकी नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स है वो उनसे इंप्लीमेंट करवाएं। इससे एंड यूजर और कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सारी दुनिया यही पाथ इस्तेमाल करती है। वो तरीका ज्यादा स्केलेबल भी है, वो तरीका ज्यादा आसान भी है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और सारी दुनिया इस्तेमाल भी कर रही है और बड़ी सक्सेसफुली कर रही है। तो ये बात और भी उनकी समझ में नहीं आ रही अगर आपने प्रपोजल दिया हुआ है? जी, मेरे ख्याल में कुछ इस तरफ की मूवमेंट है, और हमें काफी हद तक यकीन है कि ऐसा ही होगा, बिकॉज दैट इज द ओनली वर्केबल पाथ फॉर आवर इकोनॉमी। जी सही है। वरना मैंने जो 3 मुल्कों का जिक्र किया, उनकी इकोनॉमी के हालात तो हम सबको शायद पता ही हैं। बिल्कुल, ये तो है, ये तो है, वो तबाही का रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब। और पता है जो सबसे अफसोस की बात है, पता नहीं हंसना चाहिए रोना चाहिए, अक्सर मैं इस कंफ्यूजन में रहता हूं। हंसी लेते हैं यार, रो रोगे तो हमारा ये असर हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब स्किन इतना हंसो कि आंखों में आंसू आ जाए, ये हंसते हंसते रोने लग जाओ। कि यार देखो, या तो देखें आपकी इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स कोई मतलब 400 बिलियन होता है, ठीक है, परवाह नहीं है। हाँ, ये आपका मतलब जीडीपी पता नहीं किस रेट पे ग्रो कर रहा होता, हर जगह नोट ही नोट होते हैं। फिर मैं कहता यार दफा करो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, ये 3 से 12 बिलियन पे जाएगी, पॉकेट चेंज है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लिटरली ना मतलब $2.5 बिलियन के लिए यार भाई नहीं है यार, भाई नहीं आया मैं वाला पैसे दे दे मुझे। 4 पिलर्स पे खड़े हुए, टेक्सटाइल जी, आईटी, आईएमएफ, ओवरसीज पाकिस्तानी, ये 4 पिलर्स। तो ये इम्पोर्टेंट पाया है ना। हाँ, ये अगर हाथ से हमने काट दिया, नहीं चाहिए, गिरा दिया, नहीं चाहिए, यू सी, नहीं चाहिए कि 3 से 12 बिलियन तक जाए। मतलब वैसे जरा हर चीज पर नेशनल सिक्योरिटी मुकद्दम है यार। नहीं देखो, ये सब बातें बाद में देखें, मुल्क होगा तो आईटी इंडस्ट्री, मसला ये है कि सर इकोनॉमी होगा तो मुल्क होगा। मसला नहीं, ये सिक्योरिटी के लिए वो चीज भी होनी चाहिए जिसकी आप सिक्योरिटी करना चाहते हैं। हाँ, ये जनरली तो ये इतने सारे जो बेरोजगार होंगे, आपने खाली प्लॉट के इर्द गिर्द दीवार तो बना दी है। फ्रीलांसर्स जो होते फिर सन्नाटे की सिक्योरिटी करके क्या मिल जाए, उनकी सिक्योरिटी भी। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो सुकून सिर्फ कब्र में है। वेलकम बैक। और अब थोड़ी बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंग बंदी के मुआहदे को अभी तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं सिर्फ, और इजराइल ने इन 2 हफ्तों में 100 से ज़ायद बार इस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। हिजबुल्लाह ने पिछले 2-3 रोज़ में एक बार इसका जवाब दिया है, कुछ रॉकेट्स फायर करके। इजराइल ने आज भी बमबारी की है लेबनान पे, कल भी की थी, काश्तकारों पर फायरिंग की है, एक जनाजे पर फायरिंग की है, स्नाइपर्स ने सहाफ़ियों को निशाना बनाया है। कुछ गाँव और टाउन्स में जहाँ से वो पहले से हट गए थे वहाँ पर दोबारा वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पर उनको जैतून के दरख्त मिलते हैं उनको या तो वो जला देते हैं या तो बुलडोज़र से उनको उखाड़ सकते हैं। अभी तक किसी ने फायर बैक नहीं की, और जैसे आपको अच्छी तरह से पता है जब कोई कहेगा तो फिर बोला जाएगा कि जी देखें आपने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अमेरिका में बड़ी तशवीश है कि जी ये इजराइल क्या कर रहा है, और इसके साथ अमेरिका और फ्रांस दोनों ने मिलकर इजराइल को समझाया कि बेटा बुरी बात, ऐसे नहीं करते, जंग बंदी की इस तरह खिलाफ वर्जी नहीं करते। लेकिन जाहिर है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसके बावजूद जनूबी लेबनान के जो रहने वाले हैं, जो अपने घरों को छोड़ के चले गए थे इजरायली बमबारी की वजह से, वो एक बार फिर वापस अपने घरों में जा रहे हैं। वहाँ पर इजराइल के मरकावा टैंक्स भी अभी तक खड़े हुए हैं जो कुछ तबाह हो गए थे या डैमेज हो गए थे।
कई घर ज़ाहिर है वहाँ पर तबाह भी हो गए हैं, लेकिन लोग वहाँ जा रहे हैं। और हिज़्बुल्लाह ने इस वक्त ऐलान किया है कि उनकी तमाम जो लोकल काउंसिल्स हैं, आप देख रहे हैं सबके पास हिज़्बुल्लाह के झंडे ही हैं। इज़राइली मीडिया में इसको बहुत मतलब गम और गुस्से से देखा जा रहा है। और हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि हमारी तमाम लोकल काउंसिल्स आपकी एक बार फिर आपके घरों को तामीर करने में कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अब जब जो बॉर्डर के करीब जो घर थे या जो गांव थे, अब ज़ाहिर है कि वहाँ पर हिज़्बुल्लाह ने पोजीशंस ली थी। और जब अब लोग वहाँ पर अपने घरों में दोबारा दाखिल हो रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है? उनको हैंड रिटन थैंक यू नोट्स मिल रहे हैं कि जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम आपसे माजरत करते हैं कि हमने आपके घर में रहे, हमने आपका खाना भी खाया, आपके बिस्तरों में भी सोए, और ये कुछ एक नजराना हमारी तरफ से प्लीज़ कबूल करें। दूसरी जानब अगर आप शुमाली इज़राइल की बात करें, क्योंकि वहाँ से जितने भी ये इज़राइली आबादकार कहें, घुसपैठिए कहें, जैसे भी आप कहें, वो अभी तक अपने घरों में वापस जाने से कतरा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि शायद एक बार फिर उनके घरों पर बमबारी होगी। इस दौरान गज़ा में क्या हुआ है पिछले 2 हफ्तों में? गज़ा में अगर आप मतलब तसव्वुर करना ही शायद मुश्किल है, लेकिन डबल बॉम्बिंग वहाँ पर चल रही है क्योंकि इज़राइल को रिलीफ मिली है नॉर्दर्न फ्रंट से। इसके साथ साथ ट्रंप जो जनवरी में मेरा ख्याल 20 जनवरी को उधर संभालेंगे, उन्होंने एक धमकी दी है कि जी सब ये हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं और अगर 20 जनवरी 2025 तक तमाम इज़राइली हॉस्टेजेस को रिहा नहीं किया गया, देयर विल बी ऑल हेल टू पे। इसके जवाब में ज़ाहिर गज़ा ने कहा कि जी अब हमास ने कहा है कि जी एक तो देयर इज़ ऑलरेडी हेल, तो आप इसमें मज़ीद शायद इजाफा ना कर सकें, और दूसरी बात है कि अगर कोई रुकावट है हॉस्टेजेस की वापसी में तो वो हम नहीं हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। आज की अगर हम बात करें तो एक बार फिर इज़राइल खान यूनिस के अल मवासी सेफ एरिया में बमबारी कर रहा है। ये वही मनाजिर हैं जो मेरा ख्याल है कि हमने अब कोई दर्जन बार देखे हैं। खैमों के ऊपर बमबारी की जा रही है, वहाँ आग लग रही है, लोग जिंदा जल रहे हैं। ये है खान यूनिस की कहानी। बैत लहिया में भी कमोपेश यही सूरत हाल है, वहाँ से एक बार फिर इनखला हो रहा है। जो जितने भी आखिरी जो शेल्टर्स थे बैत लहिया में, उनको भी खाली किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों पर फायरिंग भी हो रही है और बिलखसूस वहाँ पर आर्म्ड क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आप एक क्वाडकॉप्टर को देख सकते हैं जो थोड़ी देर में ही एक ग्रेनेड या एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा। ना सिर्फ ये, कुछ क्वाडकॉप्टर्स में ज़ाहिर है कि मशीन गनें भी लगी हुई हैं, वो लोगों पर फायरिंग भी कर रहे हैं। इस अगली फुटेज में आपको वो भी नज़र आएगा, लोग भाग रहे हैं और एकदम से वहाँ से लोग जा रहे हैं और एकदम से वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है और लोग भागने लग जाते हैं। इसका नतीजा क्या है इस किस्म की फायरिंग का, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक 2 साल की लड़की है और ये 4 इंच की गोली उसके सर से निकली है, ये क्वाडकॉप्टर ने फायर की है। अच्छा, एक जो अनोखा अंदाज़ अपनाया है इज़राइल में, शायद किसी और मैंने मैदान जंग में ये नहीं देखा, कि जो क्वाडकॉप्टर्स आते हैं वो सिर्फ बॉम्बिंग और फायरिंग नहीं करते, वो ऑडियो टेप्स भी प्ले करते हैं जिसमें ख़वातीन रो रही हैं, चीख रही हैं, और बच्चे रो रहे हैं और चीख रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनको बचाने के लिए तो पता लगता है एक क्वाडकॉप्टर है और वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि अगर आपने किसी जगह को खाली कराना है तो पहले आप लोगों को भूखा मारते हैं। इज़राइल की स्टारवेशन टैक्टिक है ये, जो कई बार इस्तेमाल की गई है। और इसमें इसकी एक अहम सतून ये है कि जो भी रिलीफ वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी वहाँ पर किचन चला रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए। आपको याद होगा शायद कि अप्रैल में वर्ल्ड सेंट्रल किचन एक आलमी इदारा है जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में या जहाँ पर रेफ्यूजी क्राइसिस है वहाँ जाकर अपने किचन सेटअप करते हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। उनके 7 एहलकारों को कत्ल किया गया इजरायली एयर स्ट्राइक में। इस पर बहुत कवरेज हुई थी और ज़ाहिर अमेरिका ने कहा था कि सख्त नोटिस लेंगे इसका, और ज़ाहिर है कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 4 दिन कबल इजराइल ने एक बार फिर वर्ल्ड सेंट्रल किचन को निशाना बनाया है। उनकी एक गाड़ी पर हमला किया है जिसमें 3 वर्ल्ड सेंट्रल किचन के वर्कर्स और 2 और लोग जाँ बहक हुए हैं।
ये तीसरा हमला है, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा हमला है वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर। इसके साथ साथ, और ये एक यूएस बेस्ड चैरिटी है, इसके साथ साथ महमूद अल मदून एक बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसान थे। ये एक फ़लस्तीनी शेफ़ और ये बानी थे गज़ा सूप किचन का। गज़ा सूप किचन रोज़ाना 3000 लोगों को खाना खिलाता था, वहाँ पर लंगर होता था, मुफ्त खाना। अब इनको भी एक इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में कत्ल किया गया है। इसके साथ साथ जो भी बचे कुची दुकानें हैं, कमर्शियल जो फूड स्टोर्स हैं, उन पर भी बमबारी की जा रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इजराइली भी दिखाते हैं, हम कभी कभी ट्रक्स दिखाते हैं कि जी हमने तो इतना सामान भेजा है इनको, ये तो ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो जो चीनी के थैले भेजे थे इजराइल में, अगर आप इनको देखें, लोगों ने इनको खोले और इनमें क्या मिला? रेत, सिर्फ और सिर्फ रेत। ना सिर्फ ये, लेकिन कुछ फूड पैकेट्स जो गज़ा में पहुंचे हैं, उनके साथ साथ एक एनवेलोप में एक चीज़ थी जो लग रही थी कि चीज़ का टुकड़ा है, पनीर है ये किसी किस्म की। जब लोगों ने खाया तो ये पता लगा कि ये C4 प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है। अब देखने में वो भी नरम होता है और वो भी एक तरह से चीज़ की किस्म की कंसिस्टेंसी हुई है। तो इन बच्चों ने वो खाया है और जाहिर है कि वो जहरीला है, इवन इफ इट डजंट एक्सप्लोड, और अब इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी उम्मीद ज़िंदा है। जैसे कि ये है इमाद अबू जनूना, 16 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने खान यूनिस के कैंप में, जहाँ पर इस वक्त बमबारी चल रही है, एक छोटा सा सब्जियों का गार्डन बना दिया है ताकि शायद इससे किसी को फ़ायदा हो, अनलेस ऑफ कोर्स के इससे पहले कि ये फसल उग सके इजराइल इनको भी टारगेट कर दे। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।